हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू जेके सिविल सर्विसेज। इन दिस वीडियो लेक्चर हम सॉल्व करेंगे टॉप 50 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज फॉर द अपकमिंग जेके पीएसआई एग्जामिनेशंस। प्लस इस वीडियो के एंड पे हम एक ट्रिक करेंगे फंडामेंटल राइट्स को लर्न करने की। ओके, तो लेट अस स्टार्ट। दिस इज पार्ट 1। पार्ट 2 भी आएगा इसका, जिसमें अगेन हम 50 एमसीक्यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 इज which one of the following acts formally introduced the principles of elections for the first time? तो प्रिंसिपल ऑफ इलेक्शन एक्ट जितने भी है, बैकग्राउंड के एक्ट्स के बारे में पूछा है। तो इलेक्शन का प्रोसेस, प्रिंसिपल ऑफ इलेक्शन अगर पूछा जाए पहली बार, तो इट वाज स्टार्टेड इंट्रोड्यूस्ड बाय द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स सुन लीजिए। 1909 को मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स भी कहा जाता है। ठीक है, मॉर्ले वॉज सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट एंड मिंटो वॉज वाइसराय। और इम्पॉर्टेंट क्या पॉइंट्स थे 1909 के एक्ट के? इसमें पहली बार सिस्टम ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन लाया गया। कम्युनल रिप्रेजेंटेशन मुस्लिम्स को दिया गया। कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, इसका क्या मतलब है कि मुस्लिम कैंडिडेट्स को जो वोट है सिर्फ मुस्लिम वोटर्स ही वोट करेंगे। साथ ही साथ इलेक्शंस को इंट्रोड्यूस किया पहली बार, और सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल जो हुआ करती थी उनकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज किया गया। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या की गई कि वाइसरॉय का जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल हुआ करता था, ये एक बहुत स्ट्रांग बॉडी हुआ करती थी। सेंट्रल लेजिस्लेचर में तो इंडियंस जो है इनको जगह मिली थी, लेकिन एग्जीक्यूटिव काउंसिल में इंडियंस इंक्लूडेड नहीं थे। लेकिन 1909 के एक्ट में पहली बार एक इंडियन को इंक्लूड किया गया वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल, और उनका नाम था सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ठीक है, सॉरी फॉर हैंड राइटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्राउन टुक द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनटू इट्स ओन हैंड्स बाय। तो बात की जा रही है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से पावर ट्रांसफर कब हुई ब्रिटिश क्राउन को? तो इट वाज बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। ठीक है, 1858 के एक्ट में क्या हुआ कि एक तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें ये हो गई कि गवर्नर जनरल जो है उसकी जगह वाइसरॉय को लाया गया। ठीक है ना, और पहला वाइसरॉय वाज लॉर्ड कैनिंग। नंबर 1। नंबर 2 इंपॉर्टेंट चीज़ क्या हुई थी 1858 के एक्ट में कि देखिए, दो बॉडीज़ हुआ करती थी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स प्लस बोर्ड ऑफ कंट्रोल्स। इनको कंप्लीटली अबॉलिश कर दिया गया। इनकी जगह एक नई बॉडी लाई, एक नया मेंबर लाया, सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट। ही यूज्ड टू बी द मेंबर ऑफ ब्रिटिश कैबिनेट। लंदन में रहता था ये। ठीक है, ब्रिटिश कैबिनेट का मेंबर था ये, और इसको एक 15 मेंबर की बॉडी जो है वो एडवाइजरी बॉडी साथ में दे दी। ठीक है, 15 मेंबर का काउंसिल जो है इसको असिस्ट करता था सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट को। इस एक्ट को कहा जाता है एक्ट फॉर द गुड गवर्नेंस ऑफ इंडिया भी, और क्वींस प्रोक्लेमेशन भी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मोस्ट प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस ऑन द ड्राफ्टिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज एक्सरसाइज्ड बाय द। देखिए, क्वेश्चन आसान है, सिंपल है, थोड़ी लैंग्वेज टिपिकल है, बट इट इज़ वेरी इजी क्वेश्चन। तो इट वाज बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। देखिए, हमारे ना कॉन्स्टिट्यूशन के जो सोर्सेज हैं बहुत बहुत डिफरेंट कंट्री से लिया गया है। तो इसमें से ही जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ये भी एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है, और जो एक्ट ऑफ 1935 है ना, ऐसा कहा जाता है जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ना 1950 में जो इन्फोर्स हुआ, ये इसको बाई प्रोडक्ट कहा जाता है। इसका 1935 के एक्ट का बाई प्रोडक्ट कहा जाता है। और 1935 के एक्ट के बारे में ये है कि इंपॉर्टेंट ये है कि ये ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पास किया था, नंबर 1। नंबर 2, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट का पास किया हुआ सबसे लॉन्गेस्ट एक्ट था। इसमें 321 सेक्शंस थे और 10 शेड्यूल्स थे। ठीक है, और 1935 के एक्ट में क्या क्या आया था, इंपॉर्टेंट चीज़ें जो जो आई थी कि इसमें कहा गया था कि ऑल इंडिया फेडरेशन बनाया जाएगा। किस किस का? ब्रिटिश इंडिया का प्लस प्रिंसली स्टेट्स का, लेकिन ये कभी फॉर्म नहीं हुआ। ठीक है, और साथ ही साथ इसमें 35 के एक्ट में क्या लाया, 3 लिस्ट्स लाई गई थी, एक फेडरल लिस्ट, एक प्रोविंशियल लिस्ट, एक कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है, यानी कि आइटम्स को, सब्जेक्ट्स को 3 लिस्ट में डिवाइड किया गया था। फेडरल लिस्ट सेंट्रल लेवल पे थी, ये प्रोविंसेस के लेवल पे थी, प्रोविंशियल लिस्ट और कॉन्करेंट और बोथ। ठीक है, सो दिस वाज सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग कमिटीज़ दी हैं, उनके चेयरमैन के नाम बताने हैं। देखिए, जब ये जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है इसको फ्रेम किया गया इन ऑर्डर टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने क्या किया, डिफरेंट डिफरेंट कमिटीज़ बनाई। 8 मेजर कमिटीज़ हैं और 13 के लगभग माइनर कमिटीज़। ये जो 8 मेजर कमिटीज़ हैं ना, कोशिश करिए इन कमिटीज़ को लर्न करने की, साथ ही साथ विद देयर चेयरमैन। सबसे पहले हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी, जो फाइनल ड्राफ्ट जिसने कॉन्स्टिट्यूशन का फ्रेम किया, इसके
जो चेयरमैन थे डॉक्टर BR अम्बेडकर, ये तो कभी भूलना ही नहीं। फिर जब आप मेजर कमिटीज़ करोगे ना, इनमें 3 कमिटीज़ के हेड हैं हमारे जवाहरलाल नेहरू। इट इज़ जहाँ पर भी आप यूनियन स्टेट पढ़ेंगे, यूनियन स्टेट जहाँ भी आएगा वहाँ पर जवाहरलाल नेहरू आपके ये चेयरमैन है, ठीक है। तो इसी तरह फंडामेंटल राइट्स एंड माइनॉरिटीज़, इसके हैं आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक। और इसका आंसर आपका हो जाता है पार्ट डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ऑफिस ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वॉज क्रिएटेड बाय। तो ऑफिस ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, देखिए पहले क्या होता था, पहले हुआ करता था गवर्नर ऑफ बंगाल, इसको चेंज करके बना दिया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक है। ये हम बैकग्राउंड की बात कर रहे हैं 47 से पहले जब ब्रिटिशर्स थे। उसके बाद गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को बना दिया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है ना। फिर इसको चेंज करके बना दिया वाइस रॉय। तो कहा गया है कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया पहली बार कौन से वाले एक्ट में क्रिएट किया गया था? इट वॉज क्रिएटेड बाय द चार्टर एक्ट ऑफ 1833, बी पार्ट है इसका आंसर। और पहला गवर्नर जनरल जो था हमारा, इट वॉज लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक, ओके। और साथ ही साथ एक इम्पॉर्टेंट, एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट एक पॉइंट है कि चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में एक तो गवर्नर जनरल प्लस एक और चीज़ हुई थी कि लॉर्ड, ये किसी एग्जाम में पूछा गया था, लॉर्ड मैकेले को, MACAULY को पहला लॉ मेंबर बनाया था, लॉ मेंबर बनाया गया था गवर्नर जनरल की कैबिनेट में। इससे पहले लॉ मेंबर नहीं हुआ करता था उसकी काउंसिल में, गवर्नर जनरल की काउंसिल में। तो लॉर्ड मैकेले लॉ मेंबर प्लस गवर्नर जनरल भी पहली बार 1833 में, ओके। नेक्स्ट इज हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? इट इज़ वेरी सिंपल क्वेश्चन, डॉक्टर BR अम्बेडकर इज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आर ट्रू? पूछा है सही कौन सा है। इट वॉज नॉट बेस्ड ऑन एडेंट फ्रेंचाइज, इट वॉज नॉट बोला, बट इट वॉज बेस्ड ऑन, इसमें वोटिंग हुई थी, इनडायरेक्ट ही सही, लेकिन चूज करके वोट करके जो है वो मेंबर्स को वोट करके चूज किया गया था। इट रिजल्टेड फ्रॉम डायरेक्ट इलेक्शन, नहीं, डायरेक्ट लोगों ने वोटिंग नहीं की थी, बल्कि प्रोविंशियल असेंबलीज के जो मेंबर्स थे उन्होंने वोटिंग की थी। वोटिंग हुई थी थ्रू बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, लेकिन आप इतना याद रखिएगा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए इनडायरेक्ट वोटिंग हुई थी और प्रोविंशियल असेंबलीज के मेंबर्स ने वोटिंग की थी। इट वॉज ए मल्टी पार्टी बॉडी, येस इट वॉज अ मल्टी पार्टी बॉडी, कोई एक सिंगल पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी। INC वॉज देयर, मुस्लिम लीग इनिशियली थी वहाँ पे, हालांकि बाद में तो ये पार्टीशन के बाद ये नहीं थे, तो लेकिन इनिशियली इट वाज, और भी पॉलिटिकल पार्टीज थी उस टाइम की। इट वर्क थ्रू सेवरल कमिटीज़, हाँ अभी हमने पढ़ा इसमें कमिटीज़ भी थी, मेजर कमिटीज़, माइनर कमिटीज़, तो आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एस्टैब्लिश्ड इन 1946? तो MK गांधी जी was not the member of Constituent Assembly. India became, question number next is, India became sovereign democratic republic on, sovereign यानी कि completely free from the external control हम कब हुए? On 26 जनवरी 1950। देखिए इंडिपेंडेंट हम 15 अगस्त 1947 को हुए हैं, बट हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार नहीं हुआ था तब। तो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, जब हमारा खुद का बनाया हुआ लॉ यहाँ पर अप्लाई हुआ, उस दिन हम completely sovereign हुए, ठीक है। और जब तक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार नहीं हुआ था, तब तक एक्ट ऑफ 1935 वॉज एक्टिंग एज इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेड द इंडियन लेजिस्लेचर बाईकैमरल? तो इंडियन लेजिस्लेचर को बाईकैमरल कौन से, पहली बार बाईकैमरलिज्म कौन से वाला एक्ट से आया था? इट वाज बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। बाईकैमरल क्या है? जो आज का सिस्टम है ना हमारा बाईकैमरलिज्म, लोकसभा राज्यसभा। तो ब्रिटिशर्स के टाइम पे बाईकैमरलिज्म कौन से वाले एक्ट में लाया था उन्होंने? एक्ट ऑफ 1919। देखिए जो एक्ट ऑफ 1919 है, इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इसको मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म भी कहा जाता है। मॉन्टेग्यू, चैम्सफोर्ड मॉन्टेग्यू वाज सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट एंड चैम्सफोर्ड वाज वाइसरॉय एट दैट टाइम। पहली इंपॉर्टेंट चीज़ क्या थी 1919 का? बाईकैमरलिज्म लाया गया, यानी कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली प्लस सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है, ये दो बॉडीज लाई गई, ठीक है। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली या काउंसिल ऑफ स्टेट्स, ये दो बॉडीज, ठीक है ना, ये दो हाउसेज लाए गए। और 1919 के एक्ट में क्या इंपॉर्टेंट चीज़ हुई कि इसमें क्या है कि डायर की, बाय जितनी भी दो वाली चीज़ें याद रखना 1919 के एक्ट में आई हैं। बाईकैमरलिज्म, डायर की पहली बार, डायर की होता है रूल ऑफ टू पार्टीज, रूल ऑफ टू सीधा याद रखिए, ये भी 1919 के एक्ट में लाया गया, ठीक है। डायरकी के बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ की गई थी उन्हें, डायरकी में क्या किया इन्होंने? प्रोविंसेस में लाई डायरकी सिर्फ, लेकिन ये इतना याद रखिए, सिर्फ प्रोविंसेस, एग्जाम में पूछा जाता है, सिर्फ प्रोविंसेस में डायरकी लाई थी। और सब्जेक्ट्स को डिवाइड किया गया था दो पार्ट्स में, एक रिजर्व्ड लिस्ट और एक ट्रांसफर्ड लिस्ट, ठीक है। ओके 1919 के एक्ट में
ये इंपॉर्टेंट चीज़ें लाई गई थी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इंस्पिरेशन ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट वन ऑफ द फीचर्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो कौन सा नहीं है पूछा है। तो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, बिल्कुल प्रोविंशियल, देखिए 1935 के एक्ट में प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दी गई थी। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी का क्या मतलब कि जो प्रोविंसेस थे उनके लेजिस्लेचर को पावर दी गई कि वो अपने अपने लिए अपने अपने प्रोविंसेस के लिए लॉ बना सकते हैं। इसको कहते हैं प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। डायरकी एट द सेंटर, अभी हमने यहाँ पे पढ़ा कि डायरकी लाई गई थी प्रोविंसेस में 1919 के एक्ट में, लेकिन सेंटर में कौन से वाले एक्ट में प्रोविजन लाया, 1935 के एक्ट में। ये भी सही है, ये भी सही है। तो लेकिन बाद में बनी आई नहीं थी, लेकिन प्रोविजन था। फिर कहा गया है बाई कैमरल लेजिस्लेचर, अभी हमने पढ़ा बाई कैमरल, बाई दो वाली चीज़ हम हमेशा 1919 में आई हैं। देखिए इसमें कैसे याद रखेगा आप, बाई कैमरल 1919, 2 बार 1 है, 2 बार 9 है ना, 2 यानी कि बाई, तो बाई कैमरलिज्म भी इसी में और डायरकी भी इसी में। तो बाई कैमरल लेजिस्लेचर 1919 में, ऑल इंडिया फेडरेशन 1935 में आया है, अभी हमने पढ़ा ऊपर। तो आंसर इज बाई कैमरल लेजिस्लेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इंस्पिरेशन ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी वाज डिराइव्ड फ्रॉम। तो कहाँ से लिया है ये इंस्पिरेशन ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी? ये जो लिबर्टी और इक्वालिटी ये टर्म आपको हमारे प्रियम्बल में भी मिलेंगे, ठीक है। तो ये हमने लिया है फ्रेंच रेवोल्यूशन से, ठीक है। फ्रेंच रेवोल्यूशन कब हुआ है, 1789। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन यूनियन हैज़ द सेम कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी एज द। तो जो इंडियन प्रेसिडेंट है तो इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स किसके साथ मैच होती है। तो नेवर ट्राई टू कंफ्यूज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एज द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, ठीक। तो हमारा प्रेसिडेंट जो इट इज जस्ट लाइक द ब्रिटिश मोनार्क, क्योंकि हमारा जो प्रेसिडेंट है इलेक्टेड होता है बेशक, बट ये रियल हेड नहीं है, ही इज टाइटुलर हेड, ओके। और द ओनली डिफरेंस इज कि हमारा प्रेसिडेंट इलेक्टेड होता है लेकिन ब्रिटिश मोनार्क का हेरिडेटरी हेड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द फॉलोइंग है, सोर्सेज हैं, हाँ कुछ इंपॉर्टेंट सोर्सेज याद रखने हैं कि हमने कौन सा प्रोविजन कहाँ से लिया है। फंडामेंटल राइट्स इंपॉर्टेंट है, कभी भूलना ही नहीं है, हमने यूएसए से लिया है। डीपीएसपीज हमने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं। फिर इसी तरह पार्लियामेंट्री सिस्टम हमने ब्रिटेन से लिया है, क्योंकि ब्रिटिशर्स काफ़ी लंबे अरसे तक यहाँ से रह के गए हैं, तो पार्लियामेंट्री सिस्टम हमने उन्हीं का अप्लाई किया है। इसी तरह फेडरेशन हमने कैनेडा से लिया है। ये कुछ इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्रीएम्बल इज करेक्ट। स्टेटमेंट क्या है, इट इज़ नॉट एनफोर्सेबल इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। पहला ही इसका आंसर आता है कि ये सही है। क्यों? क्योंकि प्रीएम्बल इज नॉट, मतलब अगर हम कोर्ट नहीं जा सकते ये कह के कि हमारा प्रीएम्बल वायलेट हुआ है। ओनली आवर फंडामेंटल राइट्स आर एनफोर्सेबल इन कोर्ट ऑफ लॉ, ठीक। बाकी के 2 स्टेटमेंट्स भी पढ़ते हैं। द सुप्रीम कोर्ट हैज़ रिसेंटली रूल्ड दैट इट इज़ नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रीएम्बल इज पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। केशव नंद भारती केस की रूलिंग थी। इट हैज़ बीन अमेंडेड ट्वाइस। नहीं, प्रीएम्बल अभी तक सिर्फ एक बार अमेंड हुआ है बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976, जिसमें 3 वर्ड्स सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी ऐड हुए हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बिकॉज। इंडिया को डेमोक्रेटिक रिपब्लिक क्यों कहा गया है? क्योंकि यहाँ का जो हेड ऑफ स्टेट है वो इलेक्टेड है, ठीक है। नॉट लाइक द ब्रिटिश मोनार्की, वहाँ पर क्या है, वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है। चलिए इसको याद नहीं रखिए, बस इतना याद रखिए कि हेड ऑफ द स्टेट हमारा प्रेसिडेंट है और इलेक्टेड है, इसीलिए रिपब्लिक हमें कहा जाता है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। बट हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन है? इट इज़ प्राइम मिनिस्टर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द प्रीएम्बल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। प्रीएम्बल को एग्जाम में जाने से पहले प्रीएम्बल को एक बार पढ़ लीजिएगा, तो इसमें हमारे प्रीएम्बल में फेडरलिज्म टर्म मेंशन नहीं है, ठीक है। द वी आर क्वासी फेडरल, लेकिन प्रीएम्बल में फेडरलिज्म नहीं है। सेक्युलरिज्म है, सोशलिज्म है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, फेडरलिज्म नहीं है। द वर्ड सोशलिस्ट वॉज एडेड टू द प्रीएम्बल, इट्स मेन एम इज टू। तो मेन एम क्या है सोशलिस्ट का, क्यों इसको ऐड किया गया? इन ऑर्डर टू एलिमिनेट इनइक्वालिटी और इन इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को ख़त्म करने के लिए और सबको पॉलिटिकल स्टेटस बराबर का मिले, इस चीज़ के लिए, ठीक है। इससे क्या कि वेल्थ जो है इट शुड बी ये कॉन्सेंट्रेटेड ना रहे कुछ हाथों में, ओनली द रिच पीपल। ऐसा ना होना चाहिए कि रिच विल गेट मोर रिचर एंड पोअर विल गेट मोर पोअर। इस सेटअप को ख़त्म करने के लिए सोशलिस्ट वर्ड को ऐड किया गया और वी आर सोशलिस्ट नेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स
कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिकॉर्डिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है ये। तो क्या क्या है हमें देखना है कि कौन सही, अनरिटन नहीं, हमारा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, दिस इज रॉन्ग। नंबर सेकंड सही है, लार्जली बेस्ड ऑन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ये भी सही है, तो आंसर इज बी। Question number next is which schedule of the Indian Constitution contains special provisions for administration and control of scheduled areas in several states? देखिए इसका आंसर इज बी फिफ्थ, लेकिन आपको पता कैसे चलेगा? शेड्यूल आपके 12 है, एक यूनिवर्सल ट्रिक है, आई नो सब बच्चों को कुछ बच्चों को पता भी नहीं हो, पता है, और जिनको पता नहीं है तो देयर इज अ सेंटेंस आपको याद रखना है, TEARS, टीयर्स ऑफ ओल्ड, OLD ओल्ड PM, टीयर्स ऑफ ओल्ड PM, टीयर्स ऑफ ओल्ड PM, ये एक सेंटेंस आपको याद रखना है। 12 शेड्यूल्स हैं, ये 1 है, 2 सेकेंड शेड्यूल, 3rd 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10th 11th और 12th, हो गए ये 12 शेड्यूल। तो देखिए T फॉर इट डील्स विद टेरिटरीज एंड स्टेट्स, E फॉर एम्यूलमेंट्स, A फॉर एफर्मेशन एंड ओथ, R फॉर राज्यसभा की सीट्स, S फॉर शेड्यूल एरियाज। देखो यहाँ पे पूछा गया है ना शेड्यूल एरिया, तो हमें कैसे पता चलेगा? 5th है, 1 2 3 4 5, देखिए ये हमारा आंसर है। 6th है O फॉर अदर ट्राइबल एरियाज, F फॉर फेडरल लिस्ट ऑफ ओल्ड PM, अगेन O 8th शेड्यूल ऑफिशियल लैंग्वेजेस का है, L लैंड रिफॉर्म्स का है, D एंटी डिफेक्शन, डिफेक्शन लॉ, एंटी डिफेक्शन लॉ, P फॉर पंचायती राज और M फॉर पंचायत और M फॉर म्यूनसिपैलिटीज। ये दो लेटर ऑन ऐड हुए हैं अमेंडमेंट से, ठीक है, दो पंचायती राज और म्यूनसिपैलिटीज। एक्चुअल में हमने लेक्चर्स में पढ़ा था ये जो एंटी डिफेक्शन है ये भी अमेंडमेंट से ऐड हुआ था। जो डिफेक्शन वाला है, एंटी डिफेक्शन वाला है, ये 1985 में ऐड हुआ था बाय 52nd अमेंडमेंट हुई थी, और पंचायत ऐड हुई थी 73rd अमेंडमेंट से, म्यूनसिपैलिटीज ऐड हुई थी 74th अमेंडमेंट से, पंचायत ऐड हुई थी 1992 में अमेंडमेंट हुई थी, और ये 1993 में अमेंडमेंट हुई थी। ओके, इसको याद रखिए। नेक्स्ट इज अनटचेबिलिटी इज अबॉलिश्ड एंड इट्स प्रैक्टिस इज पनिशेबल अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 17। फंडामेंटल राइट्स को आपको लर्न करना है, डायरेक्ट सवाल आता है इस पर, डायरेक्ट आर्टिकल पूछ सकते हैं। तो एक ट्रिक है छोटी सी, दिस इज द ट्रिक जिसको यूज़ मैंने भी ये कहीं से ली हुई है, क्योंकि जब मैंने खुद फंडामेंटल राइट्स लर्न किए थे तो इसी ट्रिक से किए थे, तो लेक्चर के एंड पे हम वो करेंगे। द कॉन्स्टिट्यूशन नेम्स अ कंट्री एज, देखिए आर्टिकल 1 जो है ना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो बात करता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन इसका किसका नाम का, और कैसे, इंडिया दैट इज भारत शेल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 1 में बताया गया है नाम एज इंडिया दैट इज भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स दैट हिंदी शेल बी, अब बात हो रही है किसकी? ऑफिशियल लैंग्वेज की। तो हिंदी शेल बी कंफ्यूज किया जाता है कि नेशनल लैंग्वेज है, लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन है। नेशनल लैंग्वेज इसको कॉन्स्टिट्यूशन में बताया है कि इट इज ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया, एंड ये किस में बात की गई है? आर्टिकल 343 में। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट इज द मिनिमम परमिसिबल एज ऑफ द एम्प्लॉयमेंट इन एनी फैक्ट्री और माइन? इट इज़ मिनिमम कितने साल का बच्चा? इट शुड बी 14 ईयर्स और अबव। ये फंडामेंटल राइट्स से लिया गया है ये क्वेश्चन, तो ये हम फंडामेंटल राइट्स में ही करेंगे, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंडीशन फॉर बिकमिंग द सिटीजन ऑफ इंडिया? नॉट ए कंडीशन पूछा है, तो इट इज़ क्लियरली एक्वायरिंग प्रॉपर्टी। ऐसा नहीं है कि इंडिया में एक तो सिंगल सिटीजनशिप है, ठीक है, पार्ट सेकेंड में सिटीजनशिप जो है बताया गया है, और ऐसा नहीं कि कल को कोई USA से आए या बांग्लादेश से आए यहाँ पर प्रॉपर्टी ले लें एंड देन ही विल क्लेम, या वो फिर खुद को रजिस्टर करे यहाँ पर एज ए सिटीजन। बट सिटीजनशिप कैसे कैसे वो मिल सकती है? एज अ बर्थ, बाय बर्थ, जो यहाँ पर पैदा हुआ, जिसके डिसेंट है, जिसके 4 फादर्स यहाँ पर रह रहे हों, ठीक है। बाय नेचुरलाइजेशन, जो इतने अरसे तक यहाँ पर रहा, 5 साल तक या 7 साल तक, जिसके बाद वो फिर एक एप्लीकेशन दे, फिर रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रोसेस हो, उसके बाद उसको मिल सकती है। तो एक्वायरिंग प्रॉपर्टी इज नॉट एनी क्राइटेरिया जिससे इंडियन सिटीजनशिप मिल सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंडर विच आर्टिकल द कॉन्स्टिट्यूशन कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, ये 29-30 में आपके बताए हैं। फंडामेंटल राइट्स अभी करेंगे हम ट्रिक इनकी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट स्पेशली मेंशन इन आर्टिकल 19? तो इट्स फ्रीडम ऑफ प्रेस, ठीक है। फ्रीडम ऑफ प्रेस हमें लगता है कि आर्टिकल जो फ्रीडम ऑफ प्रेस है वो मेंशन होगा, बट फ्रीडम ऑफ प्रेस जो है वो स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है, ठीक है। तो फ्रीडम ऑफ प्रेस जो है इट इज़ अ पार्ट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो कहीं भी आए फ्रीडम ऑफ प्रेस जो है आर्टिकल 19 में जो है ना 6 फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, ठीक है, इस तरह के 6 फंडामेंटल राइट्स वहाँ पर बताए गए हैं, लेकिन फ्रीडम ऑफ प्रेस वहाँ पे नहीं है। प्रेस को कहा जाता है एज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ओके, लेकिन स्पेशली मेंशन नहीं है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, इसको कभी नहीं बोलना, इट इज़ अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 32
ठीक है। अंडर आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट को पावर देता है, अगर हम मतलब इफ़ इन केस ऑफ द वायलेशन ऑफ आवर फंडामेंटल राइट्स तो हम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट जो है सुप्रीम कोर्ट कैन यूज 5 टाइप्स ऑफ रिट्स, HMPCQ, हेबिस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोबिशन, सर्शिराई एंड क्यो वारंटो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसी तरह अगर सुप्रीम कोर्ट के केस में रिट आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट को पावर देता है टू इशू रिट्स, सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 226 हाई कोर्ट को पावर देता है टू इशू रिट्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ एन इंडियन सिटीजन इज डिनाइड अ पब्लिक ऑफिस बिकॉज ऑफ हिज रिलीजन, विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स इज डिनाइड? तो इट विल बी राइट टू इक्वालिटी, बिकॉज डिस्क्रिमिनेशन पहला ही राइट है हमारा, जिसमें 14 से 18 तक हमारे फंडामेंटल राइट्स आते हैं, राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, तो वो राइट टू इक्वालिटी में ही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फंडामेंटल फ्रीडम अंडर आर्टिकल 19 आर सस्पेंडेड ड्यूरिंग इमरजेंसी, बिकॉज देखिए इमरजेंसी बोला गया है कि नेशनल इमरजेंसी, कौन सी नेशनल इमरजेंसी के दौरान हमारे फंडामेंटल राइट जो है वो अंडर आर्टिकल जो है वो सस्पेंड होते हैं। ठीक है ना, मतलब सस्पेंड होना यानी कि हम कोर्ट में भी नहीं जा सकते ये पिटीशन देने कि हमारा फंडामेंटल राइट सस्पेंड हुआ है, एक्सेप्ट ही नहीं होगा। तो ये होगा जब वॉर या एक्सटर्नल एग्रेशन होगा। ठीक है, तो अंडर आर्टिकल 352 लगती है नेशनल इमरजेंसी, उसमें से अगर ये वाली लगी है, कौन सी, वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन, ये हमने डिटेल में पढ़े हैं लेक्चर्स में, तो एट दैट टाइम हमारा आर्टिकल 19 जो है वो क्या होगा, सस्पेंड होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन इंडिया द कंसेप्ट ऑफ सिंगल सिटीजनशिप कहाँ से लिया गया है हमने, ये इंग्लैंड से। इन अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ, क्वेश्चन नेक्स्ट इज, इन अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट द रियल पावर ऑफ द स्टेट और वेस्टेड इन, अभी हमने पढ़ा पार्लियामेंट्री हमारा कौन सा, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, तो रियल पावर किसके हाथ में, प्राइम मिनिस्टर। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को प्राइम मिनिस्टेरियल गवर्नमेंट भी कहते हैं। ठीक है, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लेकिन हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेसिक फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, नॉट पूछा है, तो इट इज द प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट। ठीक है, बाकी सब हमारा बेसिक फीचर है। द कॉन्स्टिट्यूशन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोरोड द स्कीम ऑफ इंडियन फेडरेशन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, ये भी हमने ऊपर भी किया, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कैनेडा। विच वन ऑफ द, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज द फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ सिटीजन। देखिए फंडामेंटल ड्यूटीज पे भी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, तो प्लीज जितनी भी 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं इनको रीड आउट करके जाइएगा। देखिए जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं टोटल 11 हैं, पार्ट 4A में आपको मिलेंगी, इसमें एक ही आर्टिकल है 51A, इसमें 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। ठीक है, किसने रिकमेंडेशन दी थी, स्वर्ण सिंह कमेटी ने दी थी। तो जब पार्ट 4A ऐड किया गया 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 से, तब 10 ही फंडामेंटल ड्यूटीज थी। लेकिन 2002 में एक और अमेंडमेंट होता है 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जिससे 11th फंडामेंटल ड्यूटी ऐड हुई, तो अभी टोटल 11 है, इनको एक बार लर्न करके जाइएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मैच द फॉलोइंग प्रोविजंस हैं और कौन सा एक्ट में कौन सा प्रोविजन आया है, तो कुछ हमने पढ़ लिए हैं। देखिए पहले हमें दिख रहा है, मुझे दिख रहा है डायरकी 1919, डाई यानी कि 2, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली किससे बनी थी, कैबिनेट मिशन प्लान आया था उससे, सेपरेट इलेक्टोरेट 1909 जिसको पार्लियामेंट्री रिफॉर्म कहते हैं, प्रोविंसेस में ऑटोनॉमी दी थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में, तो द आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द अमेंडमेंट प्रोसीजर लेड डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज ऑन द पैटर्न ऑफ, तो ये कहाँ से लिया है हमने, जो अमेंडमेंट होती है यानी कुछ ऐड करना हो, किसी एक्ट में कोई डिलीट करना हो, तो ये हमने लिया है गवर्नमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका से। द सेशन, देखिए पहला सेशन हुआ है हमारा कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का 9 दिसंबर 1946 को, लेकिन हुआ कहाँ पे, ये हुआ न्यू दिल्ली में। ओके, Who among the following was the chairman of the Union Constituent Committee, Union State, हमने याद किया था अभी, तो it was जवाहरलाल नेहरू। Which of the following statement is correct? पहला, the Constituent Assembly of India was elected by the Provincial Assembly in the year 1946, बिल्कुल सही है ये, हमने अभी ऊपर देखा कि प्रोविंशियल असेंबलीज के जो मेंबर्स थे उन्होंने वोटिंग की थी, डायरेक्ट वोटिंग नहीं हुई थी। जवाहरलाल नेहरू, M.A. जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना नहीं पार्ट थे, ठीक, क्योंकि पार्टीशन के बाद फिर ये मुस्लिम लीग अलग हो गई थी। द फर्स्ट सेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वाज हेल्ड इन, नहीं, फर्स्ट सेशन 9 दिसंबर 1946 को हुआ है। ठीक, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड ऑन 26 जनवरी 1950, अडॉप्ट नहीं, अडॉप्ट हुआ है ये 26 नवंबर 1947 को, लेकिन इसको एनफोर्स किया है, ठीक है, इसको एनफोर्स किया है फिर 26 जनवरी 1950, ठीक है, 26 जनवरी 1950 डेट ऑफ एनफोर्समेंट, यानी कि
26 जनवरी 1950 को इसके सारे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो सारे प्रोविजंस हैं, सारे आर्टिकल्स हैं, वो एनफोर्स में लागू हो गए और 26 जनवरी 1950 से हम कम्प्लीटली सवरेन हो गए। नेक्स्ट इज मैच द फॉलोइंग। क्या क्या स्टेटमेंट है, ये थोड़ा फैक्चुअल है, इतना फैक्चुअल तो नहीं पूछेंगे हम, कुछ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, इंपॉर्टेंट है। एडॉप्शन ऑफ, पहले आप अगर इतना भी फैक्चुअल, अगर कुछ डेट्स के रिलेटेड फैक्चुअल क्वेश्चन आता है तो आप कोशिश किया करिए कि मेन जो डेट है कोई एक या दो डेट्स याद रखा करें, ठीक है। जैसे 26 जनवरी 1950 हमें पता है एनफोर्समेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हुआ है, ठीक। तो इसके दिन और क्या चीज़ हुई है, इसी के दिन और एडॉप्शन ऑफ नेशनल एम्बलम हमारा इसी दिन एडॉप्ट हुआ है, ठीक है। ओके, ये याद रखिए। फिर इसी के 2 दिन पहले क्या हुआ है, इसी के 2 दिन पहले नेशनल सॉन्ग को अडॉप्ट किया गया है। तो बाकी दो में फिर कभी गेस वर्क भी चल जाता है, ठीक है। एलिमिनेट कर सकते हैं आप, मेथड एलिमिनेशन वाला मेथड यूज़ कर सकते हैं। जुलाई में क्या हुआ है, 1947 एडॉप्शन ऑफ फ्लैग, ठीक है। तो देखिए नेशनल सॉन्ग है हमारा वंदे मातरम, जिसको लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी ने। इसके अलावा नेशनल एम्बलम क्या है हमारा, नेशनल एम्बलम इज़ आर, ये अशोक चक्र, सॉरी, ये जो अशोक पिलर जो है सारनाथ में, यूपी में, ठीक, यूपी में सारनाथ में बुद्धा ने अपना पहला रिलीजियस सर्मन दिया था, पहली रिलीजियस टीचिंग दी थी, तो वहाँ पर अशोकन पिलर से हमारा नेशनल एम्बलम लिया है। तो कहीं ये क्वेश्चन आया था कि हमारे नेशनल एम्बलम में कौन कौन सी फिगर्स होती हैं, तो वहाँ पर एम्बलम में 4 लाइन्स हैं जो बैठे हैं बैक टू बैक। इसके अलावा एक बुल है, ठीक, एक एलिफेंट है, एक हॉर्स है और साथ में बीच में एक अशोक चक्र है। ओके, फिर बात आती है कैलेंडर। हाँ, नेशनल कैलेंडर हमारा है साका एरा पे, साका, ठीक है, साका एरा हमारा नेशनल कैलेंडर है। और साका एरा में का पहला जो महीना है उसको कहते हैं चैत्र। ये कहीं क्वेश्चन आया था कि साका एरा का पहले महीने का नाम बताइए, तो इट इज़ चैत्र, ठीक है। और ये शुरू होता है साका एरा मार्च, हमारे नॉर्मल कैलेंडर में जिस दिन मार्च 21 होता है ना, उस दिन साका एरा का फर्स्ट डे होता है। ओके, यानी कि चैत्र फर्स्ट इज मार्च 21 ऑफ नॉर्मल कैलेंडर जो हम यूज़ करते हैं, लेकिन नेशनल कैलेंडर हमारा यही है। फिर नेशनल फ्लैग हमें पता है ट्राई कलर। नेक्स्ट इज इंडियाज नेशनल सॉन्ग इज वंदे मातरम, इट इज़ ट्रू। नेशनल फ्लावर रोज है, नहीं, इट इज़ रॉन्ग। टाइगर ठीक है, बर्ड हमारा पिकॉक है, देख लीजिए इसको। नेक्स्ट इज द डिज़ाइन ऑफ नेशनल फ्लैग, ये फैक्चुअल है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कैबिनेट मिशन टू इंडिया वॉज हेडेड बाय, देखिए जो कैबिनेट मिशन के बाद ही फॉर्म हुई है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, जिसने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया हमारा। ओके, तो इट वॉज हेडेड बाय पी लॉरेंस। हालांकि 3 मेंबर्स थे इसमें, स्टैफर्ड क्रिप्स, ए.बी. अलेक्जेंडर, पी लॉरेंस, ये 3 थे, लेकिन हेड किसने किया था, पी लॉरेंस ने। नेक्स्ट इज द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली फॉर अनडिवाइडेड इंडिया फर्स्ट मेट ऑन 9th of December 1946, ये हम पढ़ते आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर। देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर पूछा गया है, तो इट वाज डॉक्टर बी एन राव। डॉक्टर बी एन राव वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर टू द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। हु प्रिजाइडेड टू द इनॉग्रल मीटिंग का पूछा है, तो जैसे हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनी थी तो फॉलोइंग द फ्रेंच प्रैक्टिस, जहाँ पर एल्डेस्ट मेंबर को प्रेसिडेंट बनाया जाता है, तो सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था प्रेसिडेंट, फॉर टेम्परेरी प्रेसिडेंट भी इनको कहा गया है, ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी, ये इंपॉर्टेंट है, इट वाज डॉक्टर ये बी आर अम्बेडकर, ड्राफ्टिंग कमेटी के, ठीक है। देखिए ड्राफ्टिंग कमेटी जो है ना, इसके आगे 7 मेंबर्स थे, ठीक है, 6 मेंबर्स थे, 6 मेंबर्स थे आई गेस। तो उन मेंबर्स ड्राफ्टिंग कमेटी के जो मेंबर्स हैं, 7 मेंबर्स हैं, उनको भी लर्न करिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। हाँ, प्रेसिडेंट परमानेंट और इलेक्टेड वाज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट इज एनी डिस्प्यूट रिगार्डिंग द वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स कैन बी प्रेजेंटेड। अगर डिस्प्यूट राइज होता है तो कहाँ जा सकते हैं हम सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं डायरेक्ट, और हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। ओके, अंडर आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट, अंडर आर्टिकल 226 हाई कोर्ट। Which of the following is included in the directive principles of state policy? तो ये जो पहला है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स, ये फंडामेंटल राइट्स में है। तो पार्ट सेकंड इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का पार्ट है, ठीक है। देखिए जो DPSP से हमारे ये पार्ट 4 में आते हैं, आर्टिकल 36 से 51, इनको भी लर्न करिएगा, इंपॉर्टेंट सभी को 36 से 51 तक कोशिश करिए इनको याद रखने की विद आर्टिकल। ओके, और साथ ही साथ हमने DPSPs लिए हैं आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। नेक्स्ट, सो दीज आर 50 MCQs। नेक्स्ट वीडियो जो आएगा पार्ट 2, उसमें अगेन हम 50 इसके आगे करेंगे। ओके ओके, द नेक्स्ट इज थोड़ा सा फंडामेंटल राइट्स को लेके ट्रिक।
तो गाइज मैंने जब खुद फंडामेंटल राइट्स लर्न किए थे तो मैंने इसी ट्रिक को यूज़ किया था, मैंने खुद ही कहीं और से ली है। इफ़ यू फेल्ट इसको अगर आपको सूटेबल लगी तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए फंडामेंटल राइट्स जो हैं, राइट टू इक्वालिटी, फ्रीडम, एक्सप्लॉयटेशन, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशन राइट्स, यहाँ तक सबसे ज़्यादा हमें कॉम्प्लेक्स लगता है। विद आर्टिकल्स हमें जब ये 14 में क्या है, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, तो ये कॉम्प्लेक्स लगते हैं। आर्टिकल 32 जो है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज, इसको आपको याद रखना है, तो हम ट्रिक्स यहाँ तक करेंगे। ओके, आर्टिकल 32 ये हमें वैसे भी नहीं भूलना है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ का है। देखिए अगर जो पहले मेन टाइटल हैं वो आप ऐसे याद रखिए, EFEF, ठीक है, ये 4। अब विद आर्टिकल जब याद रखना है आपको 2 सेंटेंसेस याद रखने हैं। ट्रिक है, आपको 2 सेंटेंसेस याद रखने हैं। पहली ट्रिक, पहला सेंटेंस है, लॉ रिमूव्स डाउट एंड गिव्स 6 फ्रीडम्स बाय विच वी सॉ MRP क्लियरली। मतलब सॉ, SAW सॉ, देखना यहाँ पे यू है, सॉ MRP क्लियरली। लॉ हमारे डाउट को ख़त्म कर देता है, रिमूव कर देता है, और हमें 6 फ्रीडम देता है जिससे हम MRP क्लियरली देख सकते हैं। इसको लर्न करिए। लॉ रिमूव्स डाउट एंड गिव्स, 2-4 बार इसको रीड आउट करिए लाउड। लॉ रिमूव्स डाउट एंड गिव्स 6 फ्रीडम्स बाय विच वी सॉ MRP क्लियरली। अब इसको 1 बाय 1 हम पुट ऑन करेंगे। देखिए पहला है राइट टू इक्वालिटी। लॉ रिमूव्स डाउट, ये जो डाउट है ना, डाउट तक लॉ, L फॉर लॉ, पहला ही इक्वालिटी बिफोर लॉ। डाउट, D डिस्क्रिमिनेशन, O अपॉर्चुनिटी, U अनटचेबिलिटी, T टाइटल्स। इक्वालिटी में ये अप्लाई हो गया, ठीक है। एंड गिव 6 फ्रीडम बाय विच वी सॉ MRP क्लियरली, 6 फ्रीडम, जैसे आर्टिकल 19 में हमें 6 फ्रीडम है, ठीक है ना। आर्टिकल 19 के आगे सब पार्ट्स है ना, ये अप्लाई होता है सॉ MRP। सॉ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, A असेंबल, U यूनियंस टू फॉर्म यूनियंस, M मूव फ्रीली, R रिजाइड इन एनी टेरिटरी ऑफ द इंडिया, रिजाइड, P प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन। हो गया MRP। अब आता है आर्टिकल 20, 21, 22, ये हमें याद नहीं रहते, क्लियरली है आगे। इकोनॉमी, CLEARLY क्लियरली। C कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, L लाइफ एंड लिबर्टी, E एजुकेशन, ठीक। 21A है एजुकेशन, 22 अरेस्ट, ठीक। फिर आता है हमारा 23 और 24, L है ना आगे, क्लियरली में आगे L है, L इज लाइफ। 23 और 24 को एक ही में डाला है, सॉरी L लाइफ नहीं, L लेबर है, लेबर याद रखना, लेबर। पहले ह्यूमन बींग्स, पहले वाले में ह्यूमन बींग्स, पहले बड़े, फिर बच्चे चिल्ड्रंस। एम्प्लॉयमेंट ना, मतलब काइंड ऑफ लेबर ही, तो फोर्स लेबर, L का पहले ह्यूमन बींग्स 23 और 24 चिल्ड्रन के मामले में फोर्स लेबर, 23 और 24। ये हो गया पहला स्टेटमेंट हमारा, है ना। लॉ रिमूव्स डाउट एंड गिव्स 6 फ्रीडम्स बाय विच वी सॉ MRP क्लियरली। 14, 15, 16, 17, 18, ये 19 के 6, और क्लियरली में आ गए हमारे 24 तक। अब आते हैं 24 के आगे, देखिए ना यहाँ तक हो गए हमारे, मोस्ट टिपिकल हमें ये पार्ट लगता है, 24 तक हमारे हो गए। अब दूसरा एक और सेंटेंस आपने याद रखना है, कॉन मैन इवेट्स टैक्स अटेंडेंस एंड हैम्पर्स इंडियन कल्चर एंड एजुकेशन। कॉन मैन होता है जो मतलब दूसरों को धोखा या बेवकूफ़ दे, उसने चालाकी से टैक्स अटेंडेंस, टैक्स पे नहीं किया, काइंड ऑफ टैक्स अटेंड नहीं किया, जिसकी वजह से इंडिया के कल्चर और एजुकेशन में प्रॉब्लम आ गई। कॉन मैन इवेट्स टैक्स अटेंडेंस एंड हैम्पर्स इंडियन कल्चर एंड एजुकेशन। अब 24 तक हमने किए, 25, कॉन मैन, कॉन्साइंस, C कॉन्साइंस, मैन मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, इवेट्स टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ पर्टिकुलर। बाकी का स्टेटमेंट तो याद रहेगा ही अगर आपको थोड़ी सी हिंट मिले। अटेंडेंस, आर्टिकल 28 अटेंडेंस, ठीक हो गया यहाँ तक। फिर है एंड हैम्पर्स इंडियन कल्चर एंड एजुकेशन, लास्ट वाले सेकेंड लास्ट दो हमारे 29 एंड 30, कल्चरल एंड एजुकेशनल। तो 29 क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, इंटरेस्ट में आता है, जब आप डिटेल में देखेंगे इनका मतलब माइनॉरिटीज़ का कल्चर हमें प्रोटेक्ट करना है, लैंग्वेज वगैरह, तो कल्चर 29 एंड एजुकेशन 30। ओके, ये देख लीजिए फिर से, कॉन मैन इवेट्स टैक्स अटेंडेंस एंड हैम्पर्स इंडियन कल्चर एंड एजुकेशन 25, 26 मैनेजमेंट, 27 टैक्स पेमेंट से अटेंडेंस फ्रॉम अटेंडिंग एनी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, राइट 29 कल्चर और 30th एजुकेशन। ओके, एजुकेशन लेकिन कौन सा, राइट टू माइनॉरिटीज़ के, है ना, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। फिर लास्ट वाला 32 है, ये आपको रहेगा याद, इसको क्रैम कर लीजिए। 32 इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज।
सो दिस वॉज अ लिटिल, छोटी सी एक ट्रिक थी, क्योंकि जब मैंने खुद फंडामेंटल राइट्स लर्न किए थे तो मैंने इसी ट्रिक से किए थे. होप इट विल हेल्प यू पीपल ऑल्सो. ठीक है, अगर आपको ठीक लगे तो यू कैन फॉलो इट. नेक्स्ट पार्ट आएगा, 50 MCQs हम और सॉल्व करेंगे. ओके, टिल देन थैंक यू.